हेलो, चलिए देखिए। यस सर। कल तक की क्लास में मैंने आपको बच्चों बताया था कि वेव्स किस टाइप की होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं और अपने पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ट्रांसवर्स वेव लिखा हुआ है, इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन एंड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो कल मैंने ये बताया था। देन अब आगे बात करते हैं 11 पॉइंट। देखिए प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, लिखिए प्रोग्रेसिव वेव इज वेव दैट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर। एक ऐसी वेव जो मीडियम के एक पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट तक चलती जाती हैं, जो ट्रेवल होती है, उन वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। सो द वेव्स दैट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है ना। अगला टॉपिक लिखिए बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो मान लीजिए बच्चों कि ये आपके पास कोई स्ट्रिंग है, इसको आपने धागे को यहाँ से बांध दिया है दो फिक्स एंड में, और आप जो हैं इसको खींच रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग मूव होगी, तो इसकी स्पीड लिखिए। द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग set by the properties of the string, the speed of the string with tension T and linear mass density mu is V equals to under root T by mu। या इसको कई जगह अंडर रूट टी बाई एम भी बोलते हैं, अंडर रूट टी बाई एम। एम क्या होता है बच्चों, लिख लो एम इक्वल टू मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। लिखो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम, ये होता है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। ठीक है। यस सर। सो ये है बच्चों स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, सॉरी पॉइंट नंबर 12 के बाद पॉइंट नंबर, सॉरी ये तो 11 12 13 है ये पॉइंट। हाँ बच्चों अब लिखिए साउंड वेव्स। हाँ साउंड वेव की स्पीड, अगला टॉपिक डालिए साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। हाँ तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस। द स्पीड v ऑफ साउंड वेव इन फ्लूइड हैविंग अ बल्क मॉडुलस बीटा एंड डेंसिटी p इज गिवन बाई। बच्चों साउंड वेव की स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई रो एंड डेंसिटी रो, अंडर रूट बीटा बाई रो। लिख लीजिए बच्चों साउंड वेव की स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट बीटा बाई रो। ठीक है ना। अगर आप एक फ्लूइड में यदि किसी को भेज रहे हैं साउंड वेव को, तो साउंड वेव की स्पीड होगी बीटा बाई रो, अंडर रूट बीटा बाई रो। डन। नेक्स्ट, अगर आप एक अगर आप एक मेटेलिक बार में यानी लोहे की पट्टी, स्टील की पट्टी, एल्यूमिनियम की पट्टी में अगर आप भेज रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लोहे की पट्टी में क्या काम करता है, यंग मॉडुलस। तो लिख लीजिए द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, या साउंड वेव इन ए मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस वाई एंड डेंसिटी रो इज गिवन बाई v इज इक्वल टू गामा बाई रो। v इज इक्वल टू वाई बाई रो। स्पीड इक्वल टू अंडर रूट वाई, वाई मतलब यंग मॉडुलस और रो मतलब डेंसिटी। ओके हाँ बोलो। सर कल के पीडीएफ का एक बार वो पासवर्ड बोल दीजिए फिर। लोकेश सर 9425, लोकेश सर फिजिक्स 9425184292। अभी तो इसी से पढ़ लो, बाद में ओपन कर लेना बेटा, अभी इसी से पढ़ लो, है ना। यस। हाँ ये ध्यान दो। तो बेटा v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन रो। तो सॉलिड मटेरियल में साउंड की स्पीड जो होती है v इज इक्वल टू, या लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड v इक्वल टू वाई बाई रो। चलिए लिखिए गैस में स्पीड, फॉर गैसेस स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो बच्चों बल्क मॉडुलस क्या होता है, देखो बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है गामा पी। गामा पी हुआ करता है बल्क मॉडुलस गैस के लिए। तो गैस के लिए बल्क मॉडुलस होता है गामा पी। तो फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा पी बाई रो, गामा पी बाई रो।
v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो, गामा पी बाई रो, v इज इक्वल टू गामा पी बाई रो। ये हो गया स्पीड ऑफ वेव, v इज इक्वल टू गामा पी बाई रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हेडिंग डालिए बच्चों सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अगर किसी एक पॉइंट पर मीडियम के कई सारी वेव पहुंचती हैं, ये मान लीजिए मीडियम का कोई एक पॉइंट है और आप यहाँ पर कई सारी वेव एक साथ पहुँचते हैं, तो यहाँ पर इस मीडियम के पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, वो अलग अलग वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन आती एग्जाम में। तो क्या बनेगा बेटा, y वेक्टर इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस अगर n वेव्स हैं तो nth वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो yn वेक्टर होगा। तो क्या लिखा है, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवर्स द सेम मीडियम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन द मीडियम is the algebraic sum of the displacement due to the each wave. This is known as principle of superposition of wave। ठीक है बेटा, यहाँ गलत लिखा है, एल्जेब्रिक सम नहीं, वेक्टर सम कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिखो बच्चों, when two or more waves traverse the same medium, then the displacement of any element of the medium is a vector sum of the displacement due to each waves. Vector sum of displacement due to each waves. This is known as principle of superposition of waves. This is known as principle of superposition of waves. अब बच्चों, अगर वेव जो होती हैं अगर सुपर इम्पोज करती हैं तो उनका परिणाम क्या होता है। अगर वेव्स आकर के मीडियम के किसी एक पार्टिकल पे सुपर इम्पोज करती हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकल करके आता है। उसके रिजल्ट कुछ होते हैं, जिसमें पहला रिजल्ट है बेटा, उसका रिजल्ट है इंटरफेरेंस। क्या है, इंटरफेरेंस। लिखो, द टू साइनोसॉइडल वेव्स ऑन द सेम स्ट्रिंग एग्जिबिट इंटरफेरेंस एडिंग और कैंसिलिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर दो साइनोसॉइडल वेव हैं बच्चों, अगर एक वेव ये आई और दूसरे तरफ से एक वेव ये आई, तो मीडियम के जिस पार्टिकल में वो सुपर इम्पोज होंगी वहाँ पर क्या जनरेट होगा, इंटरफेरेंस जनरेट होगा। तो टू साइनोसॉइडल वेव्स ऑन द सेम स्ट्रिंग एग्जिबिट इंटरफेरेंस एडिंग और कैंसिलिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, अर्थात कैंसिल होंगी। ठीक है, चलिए अगला लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अगला लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अगला लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। देखिए, वेव का टकरा करके वापस आना डिपेंड करता है कि वेव कैसी बाउंड्री पे टकरा रही है। तो ये आपके पास बाउंड्री है। अब आपके पास दो तरीके की बाउंड्री हो सकती है, ठीक ना। एक है रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री मतलब ठोस बाउंड्री, और एक होती है ओपन बाउंड्री, ओपन बाउंड्री। तो बच्चों मान लो यहाँ से एक वेव जा रही है और अगर ये रिजिड बाउंड्री मतलब एकदम ठोस बाउंड्री से टकराएगी तो लौटने वाली वेव्स का फेज रिवर्स हो जाएगा, मतलब एंगल चेंज हो जाएगा। तो जो लौटने वाली वेव है बच्चों, ये उल्टे एंगल से होकर के आएगी, रिवर्स फेज में होकर के आएगी। बट यदि ये बाउंड्री ओपन बाउंड्री है तो जो लौटने वाली वेव होगी वो सेम फेज में लौट करके आएगी, उल्टा नहीं हुआ। देखो इसका एंगल, ये जिस फेज में गई थी उसी फेज में लौट करके आ गई। तो लिखो, अ ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव
a traveling wave or progressive wave at a rigid boundary or closed end, at a rigid boundary or closed end, or at a rigid boundary or closed end is reflected with a phase reversal, is reflected with a phase reversal, but the reflection at open boundary takes place, but the reflection at open boundary takes place without any phase change, but the reversal at open boundary takes place without any phase change. मगर अगर ओपन आप एंड की बात करोगे, ओपन बाउंड्री की, तो वहाँ पर जो वेव रिवर्सल होता है वो बिना फेस चेंज के हुआ करता है। जो वेव लौट करके आएगी उसका फेस चेंज नहीं होगा। बट अगर आपके पास क्लोज्ड एंड है, सॉलिड एंड है, तो जो वेव लौट करके आएगी उसका फेस चेंज हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों। अगर आपके पास कोई इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन y इन x एंड t इक्वल टू a साइन ओमेगा t, अगर ये लौट करके आ गई रिफ्लेक्टेड वेव रिजिड बाउंड्री से, तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेव की, मतलब माइनस आ जाएगा और साथ में माइनस का प्लस हो गया, फेस चेंज हो गया। नोट कर लो, y इज इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। लिख लो, द रिफ्लेक्टेड वेव एट द रिजिड बाउंड्री इक्वल टू y रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, द रिफ्लेक्शन एट ओपन बाउंड्री, रिफ्लेक्शन एट ओपन बाउंड्री y रिफ्लेक्टेड इक्वल टू y रिफ्लेक्टेड एक्स टी इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। माइनस साइन हटा दो यहाँ से, तो y रिफ्लेक्टेड इक्वल टू के एक्स ओपन बाउंड्री में a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। चलिए लिखिए, स्टैंडिंग वेव्स, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अगला टॉपिक है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव कहाँ होती है बच्चों, आपने कप में देखा होगा। अगर आप चाय का कप ले लीजिए और ऊपर से आप इसमें एक शक्कर या कोई भी बिस्किट आपसे खाते समय गिर जाती है, तो आपको देखा होगा पहले ये हिलोरें यहाँ से यहाँ जाती हैं और जब लौट करके आती हैं तो वेव के बड़े बड़े छल्ले बनाया करती हैं। तो ये बनती हैं ये स्टैंडिंग वेव, जो फिक्स बाउंड्री में बनती हैं उनको बोलते हैं अपन स्टैंडिंग वेव। लिखिए स्टैंडिंग वेव, लिखो, द इंटरफेरेंस ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस स्टैंडिंग वेव्स। द इंटरफेरेंस ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस प्रोड्यूसेस स्टैंडिंग वेव फॉर अ स्ट्रिंग विद फिक्स एंड्स। द स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाई, for a string with fixed ends, the standing wave is given by y x t is equal to 2a sin k x cos omega t। ये इक्वेशन स्टैंडिंग वेव का है, ये लिखने को आता है y x t इक्वल टू 2a sin k x, 2a sin k x और बाहर cos ओमेगा t, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव की देखिए बेटा, एक स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, जैसे एक वेव ये जा रही है, एक वेव ये जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों एक वेव लौट करके आ जाएगी इस तरीके से, तो आपके पास स्टैंडिंग वेव बनेगी। ये जो कंडीशंस कहलाती हैं बच्चों, ये जो जीरो डिस्प्लेसमेंट कंडीशन, इनको बोलते हैं नोड, और जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो होते हैं एंटी नोड। लिखो,
Standing waves are characterized by fixed locations of zero displacement called nodes. Standing waves are characterized by fixed location of zero displacement called nodes and fixed locations of maximum displacement called antinodes and fixed locations of maximum displacement called antinodes. तो बच्चों दो नोड के बीच की दूरी या दो एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाई 2. लिखो द सेपरेशन बिटवीन टू नोड्स, टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड इज लैम्डा बाई 2. द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2. यस बेटा, बोलो बेटा. हर्षिता क्या बोल रहे हो? सर बस देखना है। एक बार एक्सप्लेन कर दूं? सर वो लिख रही हो ना तो देखना है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम. द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स, दो नोड के बीच की दूरी, कंसेक्यूटिव नोड या कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2. चलिए अगला लिखिए. ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is fixed at both the ends and vibrate with frequencies V is equals to 1 by 2 nu by 2L. बच्चों ये कुछ गड़बड़ लग रहा फॉर्मूला मेरे को. यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये मेरे को सही समझ में नहीं आ रहा है. इसको देख के मैं बताता हूँ, एक मिनट. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कुछ गलत सा लग रहा है मुझे. हाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V1 4L 3V1. हाँ बच्चों, फॉर्मूला लिख लीजिए. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वहाँ पे n इंटू न्यू बाई 2L लगेगा, है ना. n इंटू वी बाई 2L स्टार्ट ओवर टोन 1 बाई 2L 2V1. एक सेकेंड, क्या पूछा गया है अपन के साथ? फ्रीक्वेंसी पूछी गई है. ओके ओके ओके, बाई 2L. तो ये कितना हो जाएगा? बच्चों ये है फॉर्मूला. न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू किसी भी, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी, न्यू अपॉन 2L, ठीक है ना. और यहाँ पे n आता है एक्चुअली, तो वो n का यूज़ मैं आपको सिखाऊंगा. अभी n का यूज़ आपको बता देता हूँ मैं थोड़ी देर में कि n कैसे आता है. तो यहाँ पे ये गलत लिखा था, ये n बाई n है, n अपॉन है ना. ये 1 बाई 2 नहीं आएगा बच्चों, ऐसा लिख लो v बाई 2L न्यू लैम्डा. हाँ बेटा, v अपॉन 2L ऐसा लिख लो. हाँ, v बाई 2L, 1 बाई 2 नहीं है. और यहाँ पे n आया करता है, तो उसको समझेंगे अभी. तो ए स्ट्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसीज गिवन बाई न्यू इक्वल्स टू n टाइम्स v बाई 2L
यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3, अभी क्लियर करता हूँ वो क्या होता है n की वैल्यू 1 2 3। हाँ, द सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज गिवन बाय द अबव रिलेशन आर कॉल्ड द नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। द ऑसिलेशन मोड्स विद द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड, और द फर्स्ट हार्मोनिक एंड सेकेंड हार्मोनिक और द ऑसिलेशन रिप्रेजेंटेड बाई n2 एंड सो ऑन। हाँ देखिए बच्चों, अगर n इक्वल टू आप 1 रखते हैं तो क्या आएगी, न्यू इक्वल टू v/2L, उसको बोलते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे फंडामेंटल मोड। मतलब जो सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी निकलती है बच्चों, उसका नाम होता है फंडामेंटल मोड। सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल मोड। अब n इक्वल टू 2 रख दो तो जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। n इक्वल्स टू 2 पर जो फ्रिक्वेंसी बनेगी वो क्या बनेगी, 2 न्यू 1 बनेगी, तो ये कहलाएगी फर्स्ट हार्मोनिक, ये कहलाएगी फर्स्ट हार्मोनिक। अभी आगे इसको और क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स और एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट one end and opened at the other end vibrate with frequencies called its normal modes. Each of these frequencies is a resonant frequency of the system. Not important. A string of length L fixed at both ends or an air column closed at one end and open at other end vibrate with frequencies called its normal modes. Each of these frequency is a resonant frequency of the system. अगला टॉपिक लिखिए बीट्स। ये काम की चीज है। बीट्स क्या होती हैं? लिखिए बीट्स। लिखिए बीट्स अराइजेस। बीट्स क्या होती हैं? जब दो फ्रिक्वेंसी लगभग आसपास की फ्रिक्वेंसी की वेव्स आपस में आके टकराती हैं तो जो उनका फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अपन बीट फ्रिक्वेंसी। लिखो बीट्स अराइजेस व्हेन टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज nu1 and nu2 are comparable amplitude are superposed, so the beat frequency equal to nu1 minus nu2. beat frequency equal to nu1 minus nu2. ये है बीट फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है बच्चों? जब आप खड़े रहते हैं और आपके पास में से कोई कार गुजरती है तो कार का अगर हॉर्न बज रहा है तो आपको इसका हॉर्न एक जैसा सुनाई नहीं देता है। जब ये पास में आता है तो हॉर्न की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और जब दूर जाता है तो हॉर्न की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। ऐसा कुछ करके सुनाई देता है आपको हॉर्न। तो ये जो इफेक्ट कहलाता है इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। लिखिए द डॉपलर इफेक्ट is a change in observed frequency of the wave when the source and the observer move relative to the medium. When the source and observer move relative to the medium. So the Doppler effect is the change in the observed frequency of a wave when the source and the observer move relative to the medium. जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं, मीडियम के रिलेटिव मूव करते हैं, तो हम बोलते हैं इसे डॉपलर इफेक्ट्स। चेंज फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है। चलिए अगला देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन कि अगर आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो बदलेगी, है ना, चेंज इन प्रेशर, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो। तो अगर आप प्रेशर बदलोगे
तो वेलोसिटी बदलेगी। लिखो द वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस विद चेंज इन प्रेशर प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, द प्लस माइनस साइन ऑफ साइन इज डिसाइडेड बाई लोडिंग फिलिंग एनी of the prongs of either tuning fork. Leave it, not important. The plus minus sign is decided by loading filling of any prongs of either tuning fork. Yes, next topic, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है बच्चों? लैब में ऐसा कुछ देखा होगा आपने, एक इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स का जिसको अलग अलग फ्रिक्वेंसी जिससे वेव्स निकलती हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। 17 पॉइंट ऑन लोडिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब इसके ऊपर आप कुछ लगा दो, क्या लगा दो? मोम वगैरह लगा दो। तो अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर मोम लगा दोगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या कर जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ऑन लोडिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क इट्स फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस एंड ऑन फिलिंग इट्स फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस। अगर ट्यूनिंग फॉर्क को लोड करोगे, लोडिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क its frequency decreases and on filling its frequency increases. So ये भी कुछ खास नहीं है, इतना नहीं आएगा आपको, इतना डिफिकल्ट अभी। चलिए अब इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। वेलोसिटी ऑफ द वेव मोशन, बेटा v इक्वल टू लिख लो न्यू लैम्डा, वेव मोशन की वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू न्यू लैम्डा, या इसी को बोलते हैं लैम्डा इंटू न्यू क्या होता है? 1/t। लैम्डा वेव लेंथ है और t क्या है? टाइम पीरियड है, न्यू है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज एंगुलर वेव नंबर k 2π लैम्डा। एंगुलर वेव नंबर k इज इक्वल टू 2π लैम्डा। ठीक है ना, एंगुलर वेव नंबर 2π लैम्डा इंपॉर्टेंट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2π t इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूटन्स फॉर्मूला करेक्टेड फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। बच्चों दो फॉर्मूले दिए थे, एक लाप्लास ने दिया था, लाप्लास ने बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो होती है p/ρ, मगर न्यूटन आते हैं और न्यूटन ने बताया कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो है गामा p/ρ। गामा क्या है? स्पेसिफिक हीट रेशियो, गामा p/ρ। तो ये वाला बिल्कुल सही था। ये क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, BA। ओके, वेयर BA इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, वही बल्क मॉडुलस को ही कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी बोलते हैं ऑफ एयर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। P इज द प्रेशर एंड ρ इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। सर हाँ, फर्स्ट से फिर से बता दीजिए। फर्स्ट से फिर से बता दूं? देखो बेटा, फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन की वेलोसिटी होती है v इक्वल टू न्यू लैम्डा या लैम्डा बाई टी, ठीक है ना, ये होती वेव मोशन की वेलोसिटी। देन एंगुलर वेव नंबर k इक्वल टू 2π लैम्डा, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2π t। न्यूटन्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, लाप्लास ने जो करेक्ट करके दिया था वो दिया था v इज इक्वल टू गामा p/ρ। गामा क्या था? बल्क मॉडुलस गामा p, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो गामा p/ρ मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पढ़ा चुका हूँ। v इक्वल टू √t/m। t क्या है? टेंशन है, और m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मास डेंसिटी बोलते हैं इसको, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस लैम्डा, लैम्डा की डिस्टेंस में दो पॉइंट है, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा? 2 पाई रेडियन। अगर लैम्डा डिस्टेंस पर कोई दो पॉइंट हैं तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 2 पाई, क्योंकि लैम्डा मतलब एक चक्कर और 2 पाई का मतलब भी एक चक्कर होता है ना। ये रिवीजन चल रहा है बच्चों, हमने सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं। चलिए अगला लिखिए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। नोट कर लो, y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, वेयर y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, r क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वेव, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव। नोट करिए इसको, ये काम की चीज है। ओके, x क्या है? डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट वेव फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब वेव कितनी दूरी पर चली गई है x ओरिजिन से, वो x कहलाता है, और किस टाइम पर निकाल रहे हो वो t कहलाता है। हर्षिता क्लियर है? जय समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू डी बाई डी टी, सब लोग जानते हो वेलोसिटी का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सब लोग जानते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हुआ करता है। एक्सेलरेशन, वेव का एक्सेलरेशन कितना लेके चलना है? 0। वेव का एक्सेलरेशन 0 लेके चलना है। अगला, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव आज ही कराया, 2r साइन 2 पाई बाई लेमडा x और 2 पाई बाई लेमडा वी टी, 2 पाई बाई लेमडा x और 2 पाई बाई लेमडा वी टी। ओके, kx और क्या था? cos ओमेगा t, आज ही तो कराया था। y इज इक्वल टू 2r साइन kx एंड cos ओमेगा t, तो उसी को लिख दिया है 2 पाई बाई 2 पाई न्यू क्या होता है ना? ओमेगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है न्यू 1 इक्वल टू वी बाई 2l, तो 1 अपॉन 2l, और v की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट टी बाई एम। तो ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 2l इक्वल टू 1 बाई 2l अंडर रूट टी बाई एम, 1 बाई 2l अंडर रूट टी बाई एम। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन स्मॉल एल डी टी बाई पाई रो, 1 अपॉन स्मॉल एल डी टी बाई पाई रो। हाँ देखिए, सेकेंड हार्मोनिक या उसी को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, जो मैंने बताया, V2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। थर्ड हार्मोनिक या उसी को सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं, V3 इक्वल टू 3V1, V3 इक्वल टू 3V1, न्यू 3 नॉट V3, न्यू 3 इक्वल टू 3V1, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना क्या कहलाएगा? उसी को बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक या उसी को बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। चलिए, अब दो ऑर्गन पाइप होते हैं बच्चों, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब जो एक तरफ से बंद हुआ करता है उसको बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। तो लिखिए, क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल नोट होता है वो कितना होता है? न्यू अपॉन 4l, V1 इक्वल टू न्यू अपॉन 4l, ये होता है फंडामेंटल नोड। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन जो होता है उसी को बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, वो कितना होता है? 3 और इसका जो सेकेंड ओवरटोन आता है वो फिफ्थ हार्मोनिक पे आता है, दैट इज न्यू 3 इक्वल टू 5V1, न्यू 3 इक्वल टू 5V1। ये हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बच्चों। अब लिखिए ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप मतलब बांसुरी टाइप की
खुले टाइप के ऑर्गन पाइप जो हुआ करते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। लिखिए ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल नोड क्या होता है, बिल्कुल ये 4L होता है, ये 2L हुआ करता है। ओपन ऑर्गन पाइप का न्यू1 इक्वल टू न्यू V बाई 2L। अब इसका जो फर्स्ट ओवरटोन होता है या सेकेंड हार्मोनिक न्यू2 इक्वल टू 2V1, सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं न्यू3 इक्वल टू 3V1। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी मैं बता चुका हूं, बीट फ्रीक्वेंसी को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, n1 पहली सोर्स की फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी, या n2 माइनस n1, दोनों बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ये कहलाता है बीट फ्रीक्वेंसी। अगला लिखिए डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला V डैश मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V प्लस V मीडियम माइनस V लिसनर अपॉन V प्लस V मीडियम माइनस V सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू। सारी चीज़ें लिख लो। न्यू क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द सोर्स न्यू। वी डैश क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर। वी एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। वी एल क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लिसनर। बस अब बताइए कौन सा टॉपिक दोबारा बता दूं। बच्चों ये सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, बताइए कोई टॉपिक दोबारा बताना है।